मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये सिविक्स का हमारा नेक्स्ट वीडियो है। कल के वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी लैंग्वेज पॉलिसी की कि कैसे किसी कंट्री में डिफरेंट लोगों को अलग अलग लैंग्वेज दी जाती है। हमने अपने इंडिया में देखा कि बिसाइड्स हिंदी 21 और ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनको हमने इक्वलिटी दी है, जिनको शेड्यूल लैंग्वेज कहा है। लेकिन बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारा है स्टेट सेंटर रिलेशन। बच्चों, कल तक जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने ये बात आपसे कही थी। आज पहली बार है जब मैं स्कूल में आया हूँ और विद्यालय की तरफ से जो बुक मिला है इस बार आपको अलॉटेड है। एवरग्रीन की ये बुक है कैंडिड, और इससे मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो आप इसको आज से फॉलो करेंगे क्योंकि ये बुक आपको पढ़नी है, इसी के साथ आपको रहना है। तो ये देखिए टॉपिक जो हमारा है वो सेंटर स्टेट रिलेशन। और अगर हम इसको समझें तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि मैंने कहा कल कि 1990 से पहले 1990 से पहले स्टेट में हो या सेंटर में हो, मैक्सिमम स्टेट्स में और सेंटर में हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो ऐसे में होता क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ सेंटर जो है अपने पावर का मिसयूज़ करती थी, वो स्टेट्स को दबा के रखती थी। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है तो वहाँ फ़ंड एलोकेट नहीं करती थी। वहाँ की गवर्नमेंट को जो स्कीम्स देनी चाहिए उसको देने में दिक्कत करती थी, जिसके चलते वो गवर्नमेंट अगली बार के चुनाव में हार जाती थी और वहाँ भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती थी। ये हमारा इंडिया का मैप है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं सीएम को, यानी कि जो मुख्यमंत्री है, उसको कभी भी चेंज कर देते थे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जिस तरह से मान लेते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है किसी खास स्टेट में है और दूसरा सेंटर में तो कांग्रेस है ही, तो कांग्रेस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट की गवर्नमेंट यानी कि सीएम को कभी भी चेंज कर देती थी। यानी सीएम के पास सीएम होते हुए भी अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं थी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि आज जो स्थिति है कुछ ऐसी ही है। आज बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में भी है और इंडिया में मोर देन हाफ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। अभी बीजेपी में एक ही आदमी की बात चलती है, उनका जो नाम है वो नरेंद्र मोदी, और अगर दूसरे की बात की जाए तो अमित शाह। अगर ये चाहें तो किसी भी स्टेट के सीएम को चेंज कर सकते हैं। किसी के भी स्टेट का सीएम कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले इनसे एक बार संपर्क करता है, एक बार बात करता है और तभी वो फाइनली डिसीजन लेता है। तो ये दिखाता है कि स्टेट के पावर्स को, मतलब स्टेट के सीएम को अपने पावर्स इस्तेमाल करने के लिए भी फ्री नहीं है वो, उनको किसी न किसी तरह से परमिशन लेनी पड़ती है, पूछना पड़ता है। और ये बात शो करती है कि कैसे मिसयूज होता है दोनों ही रीजन में। अगर आपकी गवर्नमेंट सेंटर में भी हो, आप ही की गवर्नमेंट स्टेट में हो, तो आपके पावर का मिसयूज होता है। आपके पावर आपके पास होते हैं बट आप उसको यूज़ नहीं कर सकते बिना किसी दूसरे के परमिशन के। और दूसरा, अगर आपकी गवर्नमेंट सेंटर में नहीं है और स्टेट में है तो सेंटर फिर आपको फंड एलोकेट नहीं करेगी जिससे आप डेवलपमेंट के काम को कर पाएँ। क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट के काम को करेंगे तो फिर अगले बार इलेक्शंस में आपको जो है जीत मिल जाएगी, और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई दूसरी पार्टी चुनाव जीते। तो दोनों ही तरीके से जो है गवर्नमेंट के पावर का मिसयूज़ होता है। लेकिन 1990 के बाद सेंटर में हमेशा से अलायंस गवर्नमेंट बनती चली गई। कभी भी आपने देखा होगा राजीव गांधी की हत्या के बाद कभी भी सेंटर में जो गवर्नमेंट बनी वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं रही या कांग्रेस का बहुत वर्चस्व नहीं रहा, तो अलायंस गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में आई। अलायंस को हम समझते हैं बच्चों कि जब मोर देन 2 पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, 2 और मोर देन 2 पार्टी इन्वॉल्व होकर जब गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो ऐसे गवर्नमेंट को हम अलायंस गवर्नमेंट कहते हैं। और जब इसको हम कॉलिजन गवर्नमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है कॉलिजन गवर्नमेंट, अलायंस कहिए या कॉलिजन कहिए, ये एक ही बात है। तो इस तरह की गवर्नमेंट बनी। इस गवर्नमेंट में क्या है कि ये गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से किसी पे भी कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि इसके पास खुद से मेजॉरिटी नहीं था। इसमें जो लोग थे वो एक जगह एक ही बात पे एग्री नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्टेट पार्टी का दबदबा बढ़ता चला गया। आप यूपी को देखें, यूपी में मायावती जी जो कि बीएसपी पार्टी से आती हैं, यूपी में एसपी मुलायम सिंह यादव जी, बिहार में आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी, इस तरह की न जाने हर राज्य में कितनी पार्टियां आ गई। इसका जो है इसकी पढ़ाई जो है हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। हमको पढ़ना है एक चैप्टर जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी। जब वो चैप्टर आएगा तो हम बातें करेंगे। तो बच्चों, जिस तरह से हमने समझा कि कांग्रेस ही कांग्रेस था, हर जगह देखा जाए तो कांग्रेस था, वो अब बात रही नहीं। अब स्टेट्स में जो है छोटी छोटी पार्टियां निकल के आ रही थी और बड़े लेवल पे वर्क कर रही थी। वो चुनाव जीत रही थी। बार बार चुनाव जीतने से जो है सेंटर में जो है पावर कम होता जा रहा था और अब फ्रीडम मिलता जा रहा था। अब जो है सेंटर स्टेट के रिलेशन दूसरे ढंग के होते जा रहे थे। अब सेंटर जो है स्टेट के साथ
मिसबिहेव नहीं कर पा रहा था, उसके पावर का अंडर एस्टिमेट नहीं कर पा रहा था, और धीरे धीरे स्टेट को भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता चला गया, और अब स्टेट अपने सेपरेट पावर यूज़ करता है और सेंटर भी अपने सेपरेट पावर यूज़ करता है। अब किसी को किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है, और यही हमारे फेडरलिज्म की सुंदरता है। लेकिन 1992 और 1992 से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो है एक और ये फेडरलिज्म की का एक पिलर रखा गया, और उस पिलर का नाम था पंचायत। कि हमारा जो पावर है, हमारा जो सेंटर है, उसके पावर को स्टेट में पहले डिवाइड किया गया, और स्टेट के पावर को भी डिवाइड किया, सब डिवाइड किया गया पंचायत में या लोकल गवर्नमेंट में। बच्चों, पंचायत का जो कॉन्सेप्ट था, इसमें कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट, पंचायत गवर्नमेंट जो होगी उसके भी कुछ पावर्स होंगे, उसका भी जुरिडिक्शंस होगा, उसमें भी किसी का इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। अगर आप एक एग्जांपल से समझें तो जितने भी हमारे राज्य में पंचायत हैं, सभी पंचायत इंटरडिपेंडेंट हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। सभी पंचायत अपना डेवलपमेंट अपने तरीके से करते हैं, और उनके कुछ उनके लिए कुछ फंड एलोकेट है जो उनको मिलता ही है, उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकती। आपको बता दें बच्चों कि ये जो पंचायत गवर्नमेंट है, इसके लिए हमारे माननीय राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हमारे इंडिया में 1 रुपया जब सेंटर से जाता है तो पहुँचते पहुँचते वो 15 पैसा बचता है। 85 पैसा जो है, 85 पैसा जो है बीच के लोग खा जाते हैं। तो ये जो बात उन्होंने कही थी वो इसलिए कही थी क्योंकि पहले जो मनी था वो मनी एलोकेट स्टेट को होता था, स्टेट अपने तरीके से वर्क करता था। लेकिन अब नहीं, अब जो मनी एलोकेट होता है वो पंचायत लेवल पे होता है, जिससे पंचायत भी अपने आप को डेवलप कर पा रहा है। आज आप गाँव में जाते हैं, सड़कें देखते हैं, नाली देखते हैं, हर चीज़ बन रही है। सड़कें वहाँ भी हैं, बिजली वहाँ भी है, ट्रांसपोर्ट वहाँ भी है, नालियाँ हैं, वहाँ हरियाली है, वहाँ सभी लोगों के पास मनरेगा है, जॉब्स है। ये क्यों है? क्योंकि वहाँ भी पंचायत के जो मुखिया हैं, प्रधान हैं, वो फ्रीली वर्क कर पा रहे हैं। और अब हम समझ पाए हैं कि इंडिया में रियल में फेडरलिज्म है, क्योंकि यहाँ पावर सिर्फ 2 लेवल पे नहीं, स्टेट और सेंटर में नहीं, एक तीसरे लेवल पे भी डिवाइड है, जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट या पंचायत। बच्चों, अभी मैंने आपको पढ़ाया था पिछले में कि इंडिया में जो है 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं। तो देखिए, ये बुक ने जो है एक लिस्ट बनाई है जिसमें दिखाया गया है कि कहाँ पे कितनी सारी लैंग्वेजेस वर्क होती हैं, कौन से हमारे सिटीजन्स हैं और वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं। ये सभी बातें यहाँ दिखाई गई हैं। ये थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया है, ये देखिए। तो लैंग्वेजेस जो है हमारा, देखिए, आसामी जो है 1.26, बंगाली जो है 8.3, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, इस तरफ भी देखें आप तो मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेजेस, बहुत नहीं, यानी कि 22 लैंग्वेजेस हमारे यहाँ इन लिस्ट है। अब ये कब इन लिस्ट है, क्या किए गए, आप जब बुक को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आपने शायद बुक ले लिया होगा तो आपको समझ में आएगा। बच्चों, ये तो था हमारा आज का वीडियोस। अगले वीडियोस में हम आगे की बात करेंगे, जिसमें हम जो है नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और इस पेज पे जो कुछ बातें हैं उसको बारी बारी से आपके सामने शेयर करेंगे। हालांकि इसमें से कुछ बातों को आप समझते हैं। ये देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जिसमें जो है हम अपने लोकल गवर्नमेंट को, हम अपने पंचायतों को थोड़े अच्छे तरीके से जानेंगे, समझेंगे, और जब हम इसको समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इंडिया क्यों एक फेडरल कंट्री है। तब तक आप रिवीजन में बने रहिए। थैंक यू।